नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जैसा देखो, आपको पता है लॉकडाउन की वजह से विभिन्न देशों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई और इसका असर विभिन्न देशों की इस साल की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर भी देखने को मिलेगा। अलग अलग एजेंसीज के अनुसार, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस बार 4.0% रह सकती है, जबकि फिच जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसका कहना है इंडिया की ग्रोथ रेट 2020-2021 में 0.8% रह सकती है, जबकि IMF का ये मानना है कि इंडिया की ग्रोथ रेट इस बार 1.9% रह सकती है, चाइना की 1.2% और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट श्रिंक कर सकती है 3% से। तो आप देख सकते हो इस बार के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के एस्टिमेशन में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। इसी से पता लगता है कि कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है फिलहाल के समय में। तो राइटर इस आर्टिकल में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी रह सकती है। ग्रोस वैल्यू एडिड की टर्म्स में इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को एनालाइज करते हैं राइटर। ग्रोस वैल्यू एडिड क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP प्लस में सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट माइनस टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स। GDP का क्या मतलब होता है? जब देखो किसी देश में एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में, जिसे आमतौर पर एक साल माना जाता है, एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी वैल्यू का सम ये होता है GDP। तो GDP प्लस प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज माइनस टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स, अगर हम ये करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ग्रोस वैल्यू एडिड। ग्रोस वैल्यू एडिड वैसे तो देखो 8 ब्रॉड सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ये 8 ब्रॉड सेक्टर्स के नाम हैं जिनमें ग्रोस वैल्यू एडिड डिवाइडेड है, लेकिन राइटर्स अपनी कैलकुलेशन के लिए इन आउटपुट सेक्टर्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D। और हर एक ग्रुप की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इस साल पर्टिकुलर ग्रुप किस प्रकार से परफॉर्म कर सकता है। मैं फिर से बोलूं, वैसे तो देखो ग्रोस वैल्यू एडिड ब्रॉडली 8 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, लेकिन राइटर्स अपनी कैलकुलेशन के लिए 4 ग्रुप्स बनाते हैं और इन 8 सेक्टर्स को उन 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहले बात करते हैं ग्रुप A की। ग्रुप A में 2 सेक्टर्स आ जाते हैं। एक तो देखो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स मतलब फिशरीज वगैरह, और दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। तो ग्रुप A की जो परफॉर्मेंस है इस साल 2020-21 में पिछले साल की अपेक्षाकृत 90% रह सकती है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर तो चल ही रहा है ना, मतलब थोड़ी बहुत लेबर की शॉर्टेजेस हैं, थोड़ी बहुत सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर लॉकडाउन से बुरी तरह से प्रभावित हुआ हो। दूसरी तरफ ये ग्रुप A में दूसरा सेक्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, अदर सर्विसेज, ये भी चल ही रही हैं। तो ग्रुप A में जो 2 सेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पिछले साल की परफॉर्मेंस के 90% रह सकती है। इसके बाद बात करें ग्रुप D की। C और B की बात बाद में करेंगे, ग्रुप A के बाद बात करते हैं ग्रुप D की। ग्रुप D में ये सारे सेक्टर्स आ जाते हैं: ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन। ये सारे सेक्टर्स बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की महामारी की वजह से। होटल्स तो पूरी तरह से बंद है, मतलब रेयरली कोई होटल में रूम बुक कर रहा है। टूरिज्म पूरी तरह से ठप है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ठप है। तो पिछले साल की अपेक्षाकृत इस साल इन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस रह सकती है 30%। समझ गए? तो उसके बाद बात करते हैं ग्रुप B की। ग्रुप B में ये सेक्टर्स आते हैं: माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज। इन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस पिछले साल की अपेक्षाकृत 50% रह सकती है। और सबसे लास्ट में बात करें ग्रुप C की। ग्रुप C में आता है मैन्युफैक्चरिंग। ये सेक्टर भी देखो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है लॉकडाउन और कोविड-19 की महामारी की वजह से। ग्रुप C के सेक्टर्स की परफॉर्मेंस पिछले साल की अपेक्षाकृत परफॉर्मेंस रह सकती है 40%। तो इस प्रकार से हमने 8 सेक्टर्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया
और एनालाइज किया राइटर्स के अनुसार किस ग्रुप की परफॉर्मेंस पिछले साल के अपेक्षाकृत कितनी रह सकती है, ताकि एक अंदाजा लग जाए कि इस साल ग्रोस वैल्यू एडिड ग्रोथ हमारे देश में कितनी रह सकती है। तो राइटर के अंदाजे के हिसाब से 2020-21 में हमारी ग्रोस वैल्यू एडिड ग्रोथ होगी 2.9%। सरकार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सही ढंग से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 17.4%। राइटर कहते हैं अनुमान के अनुसार देखो, पहले क्वार्टर में 1 अप्रैल से जो क्वार्टर स्टार्ट हुआ है, पहले क्वार्टर में जो ग्रोस वैल्यू एडिड ग्रोथ है वो नेगेटिव में रह सकती है, लेकिन उसके बाद इकोनॉमी की रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। सरकार ने काफ़ी सारे कदम लिए हैं इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए, जैसे आरबीआई ने रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, इन सबको कम किया है, कैश रिजर्व रेशियो को कम किया है। मकसद ये है मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज की जा सके। वैसे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज सरकार से मांग कर रही हैं कि आप फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस कीजिए। फिस्कल स्टिमुलस मतलब सरकार ऐसे मेजर्स ले जिससे मार्केट में कंजम्पशन इंक्रीज हो और लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो, ताकि वो मार्केट में जाके खर्च ज़्यादा करें। डिमांड ज़्यादा हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। वैसे अभी तक देखो, सरकार ने एक पैकेज अनाउंस किया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। इस पैकेज में सरकार ने सिर्फ 65,000 करोड़ का एडिशनल प्रोविज़न किया है। वैसे ये पैकेज 1,70,000 करोड़ का था, लेकिन 1,05,000 करोड़ के जो प्रोविज़न थे वो ऑलरेडी बजट में थे, मतलब सरकार ने कुछ नया नहीं किया। लेकिन हम 65,000 करोड़ का प्रोविज़न सरकार की तरफ से नया किया गया। तो देखो, अब फिस्कल स्टिमुलस की जो मांग की जा रही है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो सरकार जैसा पहले गरीबों के लिए पैकेज निकाला था, मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए इसी प्रकार का एक और पैकेज अनाउंस करे। दूसरा ये हो सकता है कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की वो बढ़ जाए। कैसे ये किया जा सकता है? मान लीजिए टैक्स रेट कम कर दिया, इनकम टैक्स पहले ज़्यादा लगता था, 10% लगता था, इसे बिल्कुल 2% कर दिया। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो टैक्स अगर कम देगी जनता तो मतलब उनके पास खर्चने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे, खर्चने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे मतलब मार्केट में जाके ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा डिमांड होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सरकार के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सरकार अपनी तरफ से खर्चा भी कर सकती है, खास करके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अगर ऐसा किया जाता है तो काफ़ी सारी जॉब्स जनरेट होंगी, और वही बात फिर से लगाइए लॉजिक, जॉब्स जनरेट होंगी तो लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा, मार्केट में जाके खर्च करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। सबसे लास्ट में सरकार क्या कर सकती है? सरकार सीधा सीधा बेल आउट पैकेज दे सकती है कई इंडस्ट्रीज़ को। जैसे सिविल एविएशन जो इंडस्ट्री है वो बैंकरप्ट होने की कगार पर है, तो बेल आउट पैकेज दिया जा सकता है सरकार के द्वारा कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ को। तो कहने का मतलब ये है कि फिस्कल स्टिमुलस 3 तरह का हो सकता है। सबसे पहले गरीबों के लिए या तो अलग से पैकेज अनाउंस करना, दूसरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करना, तीसरा इंडस्ट्रीज के लिए बेल आउट पैकेज देना। बट देखो, बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, यही तो दिक्कत है। बजट में एस्टीमेट ये लगाया था कि इस साल फिस्कल डेफिसिट रह सकता है 3.5% ऑफ जीडीपी। अगर इस प्रकार से सरकार फिस्कल स्टिमुलस देगी तो मतलब फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ने की संभावना है, 6% तक जा सकता है फिस्कल डेफिसिट। सरकार को तैयार रहना चाहिए, कोई बात नहीं, 6% जाता है तो जाए। वैसे भी 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तब भी हमारे देश का जो इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट था वो 6% तक पहुंच गया था। हालांकि देखो, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो खतरे काफ़ी होते हैं, लेकिन फिलहाल सिचुएशन अभूतपूर्व है, तो सरकार अफोर्ड कर सकती है कि इतना फिस्कल डेफिसिट हो जाए, 6% ऑफ जीडीपी। स्टेट्स भी ये अलाउ कर सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट विभिन्न राज्यों में 3% ऑफ जीडीपी के बजाय 4% ऑफ जीडीपी हो जाए। इसके अलावा देखो, जो सेंट्रल या फिर स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको भी काफ़ी पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, उनके ऑपरेशंस में ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन उनको रेवेन्यू कम प्राप्त होगा, तो उनको भी उधारी लेने की आवश्यकता पड़ेगी 3.5% ऑफ जीडीपी। तो कुल मिला के देखो, टोटल कितनी बोरोइंग की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब सब कुछ हमने मिला दिया,
सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना फिजिकल डेफिसिट रह सकता है, स्टेट गवर्नमेंट्स का कितना रह सकता है, सेंट्रल और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कितनी उधारी लेने की आवश्यकता पड़ेगी, सब कुछ अगर हम जोड़ दें 6%, 4% और 3.5%, तो फिगर ये आती है कि 13.5% ऑफ जीडीपी की पब्लिक सेक्टर बोरोइंग की आवश्यकता होगी। लेकिन कहां से लेगी इतना उधार सरकार, यही तो क्वेश्चन है ना। कहा यह जाता है कि देखो 7% की एक्सेस सेविंग है प्राइवेट सेक्टर के पास, 1.5% की सेविंग है पब्लिक सेक्टर के पास, और बाहर से कैपिटल आ सकता है 1% ऑफ जीडीपी। सबको मिला दें तो कितना होता है, सबको मिला दें तो होता है टोटल 9% ऑफ जीडीपी। फिर भी 4% ऑफ जीडीपी पैसा कहां से लाएगी सरकार? इसके लिए डेट को मोनेटाइज किया जा सकता है। डेट को मोनेटाइज करने का मतलब ये है कि आरबीआई को बोला जाए सरकार अपने बॉन्ड्स रिलीज करे और आरबीआई को बोले कि हमारे ये बॉन्ड्स आप परचेज कर लीजिए। इसके देखो काफ़ी सारे खतरे हो सकते हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, बट इसे वन टाइम इवेंट मानना चाहिए कि हाँ सिर्फ अभी के लिए एक ही बार ऐसा होगा कि सरकार आरबीआई को बोले आप हमारे बॉन्ड्स परचेज कर लीजिए, तो इससे डेट जो है सरकार का वो मोनेटाइज हो जाएगा, सरकार के पास पैसे आ जाएंगे। इस प्रकार से सरकार जो फिस्कल डेफिसिट होगा उसका जुगाड़ कर सकती है और इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए जिन मेजर्स की आवश्यकता है उन्हें ला सकती है। बीच में देखो ये भी बताया जाता है थोड़ा बहुत पैसा सरकार को हासिल होगा, क्योंकि जो डीए है पब्लिक एम्प्लॉयज़ को डियरेंस अलाउंस दिया जाता है, उसको अभी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है कुछ समय के लिए। पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम हुए हैं, वहाँ से भी कुछ पैसा प्राप्त होगा, सब्सिडी कम देनी पड़ेगी, लेकिन ये सब सफिशिएंट नहीं है, ये बात राइटर के द्वारा बोली जाती है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।